आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दो दूनी चार विद विवेक में। और मैथ्स की श्रृंखला में एमपीपीएससी मेंस के गणित की श्रृंखला में हम लोग आज की सीरीज में एक और वीडियो जोड़ने जा रहे हैं, जो है रेखीय समीकरण लीनियर इक्वेशन का पार्ट नंबर 2। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपने यदि पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। लीनियर इक्वेशन रेखीय समीकरण से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, इक्वेशन से, वो सारी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं, एकदम टू द पॉइंट, एकदम सिलेक्टेड। हमने बात करी अभी तक कि समीकरण, रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की 3 मेथड होती हैं। पहली होती है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। दूसरी होती है रिप्लेसमेंट मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। और तीसरी जो मेथड होती है, थर्ड जो मेथड होती है, उसको आप बोलते हैं वज्र गुणन विधि, जिसकी आवश्यकता हमको किस रूप में पड़ेगी वो हम अभी देखेंगे इस क्लास में। आज हम एक और तरह के सवाल देखेंगे जो आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं साथियों। तो बिना आपका समय गवाए सीधा मैं आपको लेकर चलता हूँ रेखीय समीकरण के आज के सेशन में, जहां पर हम बात करेंगे रेखीय समीकरण के हल। देखिए, आपसे मैंने बोला था कि लीनियर इक्वेशन का, रेखीय समीकरण का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक मानक रूप होता है, और उस मानक रूप को बोलते हैं आप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये कैसा रूप है? रेखीय समीकरण का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर मैंने आपसे बोला था कि x और y है वो है चर, x और y क्या है? हमारे चर, वेरिएबल्स। और a, b और c जो है वो क्या है? अचर, मतलब जिनको आप बोलते हैं कांस्टेंट। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, 3 मेथड हमने देखी थी, 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे रेखीय समीकरण के हल की। कौन कौन से हल होते हैं रेखीय समीकरण के, क्या ये बात है, जरा आइए इसको समझते हैं। साथियों, 2 इक्वेशन है मान लीजिए मेरे पास। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जैसे मान लीजिए उसी एग्जाम्पल को लेता हूं। सपोज करिए मैं आपसे कहता हूं कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है मेरी पहली इक्वेशन। और सपोज कीजिए मैं आपसे कहता हूं कि 3x प्लस के वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है मेरी दूसरी इक्वेशन। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको एक टर्म दिख रहा होगा के एक कांस्टेंट है, इसकी जगह 1 2 3 4 5 दशमलव में कोई वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब होगा क्या कि जब आप इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो या तो इनका अद्वितीय हल होगा। अच्छा, ये काई के इक्वेशन है, पहले तो ये बताओ। आप बोलेंगे कि सर ये है रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन, तो ये भी एक लाइन को दर्शाता होगा और ये भी एक लाइन को बताता होगा। पूरा कॉन्सेप्ट समझना आप इसका। अगर दोनों ही एक लाइन को दर्शाते हैं तो थोड़ा सा समझ के देखो, मैं आपको अलग से समझाने की कोशिश करता हूँ। साथियों, अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए 2 लाइन है, तो 2 लाइन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसी हो सकती है? 2 लाइन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में या तो पैरेलल हो सकती हैं, समांतर हो सकती हैं। पैरेलल मतलब क्या होता है? ऐसे दो व्यक्ति जो जीवन में एक दूसरे से कुछ फिक्स दूरी पर चलते रहे, ना तो उनका कभी इस जन्म में पहले मिलन हुआ था, 2 पैरेलल लाइन कभी मिलेंगी नहीं, और ना भविष्य में कभी मिलन हो सकता है। मतलब ये दोनों कभी एक पॉइंट पे आके मिल ही नहीं पाए। अगर ये पॉइंट पे आके नहीं मिल पाए तो इन्हें अपने जीवन में समस्या का समाधान नहीं निकाल पाया, इसलिए एक साथ एक पॉइंट पर नहीं आ पाए, कभी नहीं आ पाए। इसका मतलब इन्होंने बोला कि हमारा इस जीवन में एक साथ हमारी समस्याओं का कोई भी हल नहीं है। मतलब हमारे जीवन में नो सॉल्यूशन की बात है। मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या बता रही हैं? पैरेलल। मतलब ये रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं टकराएंगी, कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। हो सकता है दूसरी कंडीशन ये हो, केस नंबर 2, केस नंबर 1, केस नंबर 2। हो सकता है दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटें। अब काटने का मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि भैया इसने इसको एक बार कट कर दिया, देखो इस पॉइंट पे, और भविष्य में ये लाइन इधर निकलेगी, ये लाइन इधर निकलेगी। ऐसा तो होगा नहीं कि आगे से आके इसको फिर से कट कर दे। क्या ऐसा पॉसिबल है? लाइन कैसे चलती है? एकदम सीधा। इसका मतलब यदि कोई लाइन दूसरी लाइन को कट करती है, काटती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वो केवल और केवल कितनी बार काट सकती है? एक बार। और एक बार यदि वो कट कर रही है तो उसको आप क्या बोलते हैं? अद्वितीय। अद्वितीय मतलब क्या बोलते हैं? यूनिक। मतलब इन दोनों लाइनों ने अपने जीवन में एक बार मिलन हुआ इनका, उसके बाद ना ये पहले कभी मिले थे ना बाद में कभी मिलेंगे। इसको बोलते हैं यूनिक, अद्वितीय। मतलब कितने पॉइंट्स पे मिल सकते हैं? ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे मिल सकते हैं, सिर्फ एक बिंदु पे मिल सकते हैं। तो ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है। तीसरी सिचुएशन सबसे बेस्ट है, जो हर आदमी अपने जीवन में चाहता है कि एक रेखा दूसरी रेखा पर ओवरलैप हो जाए। ओवरलैप हो जाए मतलब एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाए, ओवरलैप हो जाए। मतलब ये इस पॉइंट पे भी मिले, 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 इस पॉइंट पे भी मिले, जीवन भर एक दूसरे के साथ मिलके हर समस्या का सॉल्यूशन इन्होंने निकाला। तो एक बार सॉल्यूशन निकाला एक पॉइंट पे, कि 2 पॉइंट पे, कि 3 पॉइंट पे, कि 4 पॉइंट पे, कि हर पॉइंट पे,
हर पॉइंट पे मतलब कितनी बार? अनंत बार। अनंत बार मतलब कितनी बार? इनफाइनाइट बार इनके जीवन में समस्याएं आई और इन्होंने एक पॉइंट पे बात एक ही बिंदु पर आके साझा कर लिया। हर एक बार एक यहाँ समस्या आई तो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट पे, मतलब एक दूसरे के ओवरलैप है। ओवरलैप मतलब ये रेखाएं कैसी हैं? ओवरलैप। ओवरलैप मतलब इसको आप बोलते हैं संपाती। ये कैसी हैं? समांतर। समांतर को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरेलल। थोड़ा सा आप कहानी को पहले ध्यान से आपने समझा। मैंने क्यों आपको ये सब बातें बताई? ऐसे तो बताया नहीं होगा। अद्वितीय मतलब क्या होता है? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट करना मतलब क्या होता है? काटना एक दूसरे को। अब ये जीवन की तीनों परिस्थितियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यहां पर भी दो लाइन की समीकरण है, यहां भी दो लाइन है, यहां भी दो लाइन है जो एक दूसरे पे ओवरलैप है। साथियों यहां से बनेंगे प्रश्न। क्यों बनेंगे प्रश्न? जरा देखें ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग बात को समझें। अगर मैं दो लाइन का इक्वेशन लिखता हूं, अच्छा मुझे बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है रेखा का? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन मान लीजिए आप ए वन एक्स बी वन वाई सी वन इज इक्वल टू 0। दूसरी मान लीजिए ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। अब ये दो लाइन है, वो एक दूसरे को या तो काटेंगी, या तो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या तो एक दूसरे पे ओवरलैप होंगी। यही तीन केस हो सकते हैं, इसके अलावा कोई केस नहीं होगा। अगर एक दूसरे को काटेंगी तो कैसे हल होंगे? अद्वितीय हल होंगे। अगर एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो कोई हल निकलेगा कि कोई हल नहीं निकलेगा? कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि कहीं नहीं मिलेंगी। और अगर एक दूसरे पे ओवरलैप होंगी तो कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो ये तीनों बात आपको समझ में आई कि नहीं? हमारे पास ऐसी टेक्निक्स है जिससे हम इन दोनों समीकरणों को देख के बता सकते हैं कि अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, कि अनंत हल होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और यहीं से बनते हैं प्रश्न जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। कैसे बनते हैं प्रश्न, क्या कहानी है, आइए जरा समझते हैं। साथियों यहां लिखा हुआ है अद्वितीय। अब प्रश्न कैसा आता है वो समझो। आशा करूंगा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। प्रश्न कैसा आता है? मैंने आपसे बोला कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस के वाई, ध्यान से समझना, के वाई इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 0 के अद्वितीय हल हो, के क्या हो? अद्वितीय हल हो तो किसका मान बताइए? के का मान बताइए। अगर इसके कैसे सॉल्यूशन हो, सवाल ने आपसे कहा खुद ही कि कैसे सॉल्यूशन हो, उसके यूनिक सॉल्यूशन हो, तो के का मान बताइए। मेरे भाई तीन कंडीशन होती हैं। अगर मैं बात करूं आपसे पहली इक्वेशन a1x प्लस b1y, ध्यान से नोट कर लीजिए इसको अपनी कॉपी में, प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यदि इन दोनों समीकरणों का कैसा हल है? अद्वितीय हल है, तो उसकी कंडीशन बिल्कुल नोट करिए अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में। उसकी जो आवश्यक शर्त है, उसकी जो कंडीशन है, वो केवल इतनी सी है, वो केवल इतनी सी है, x के गुणा में जो भी है, x के गुणा में जो भी है उसका नाम है a1, x के गुणा में नीचे जो भी है उसका नाम a2 है। तो a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। b1 कौन है? जो y के गुणा में है, और b2 कौन है? जो दूसरी समीकरण में y के गुणा में। मतलब नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है? बराबर नहीं है। इसको बिल्कुल नोट कर लो अपनी कॉपी में अच्छे से, ठीक है। अब इसका जरा मैं सवाल से लिंक करके आपको बताता हूं क्या मतलब है। कंडीशन नंबर 1, अद्वितीय हल कब होंगे दो इक्वेशन के? जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, मतलब x वाले गुणन का रेशो y के कोफिशिएंट का रेशो बराबर नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रश्न ने मुझसे कहा है कि इनका अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, तो काय का मान बताइए, आप k का मान बताइए। तो ध्यान से समझना, x के गुणा में कौन है? 2, x के गुणा में 2 है, यहां पर x के गुणा में कौन है? 3। तो a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू y के गुणा में कौन है? 3, और इसके गुणा में कौन है? k। सही है, यही कंडीशन होगी। अब आप मुझे बताइए, त्रिय गुणा होगा तो 2 इंटू के, 2 इंटू के कितना होगा? 2k इज नॉट इक्वल टू 3 इंटू 3 9, और k इज नॉट इक्वल टू 9/2। ये आपका आंसर। आप बोले ये क्या चक्कर है सर, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। हमने तो देखा है k इज इक्वल टू 9/2। तो मेरे भाई, हमारे साथियों, इस बात को समझें कि इसका मतलब क्या है? k का मान 9/2 के बराबर नहीं होना चाहिए। k का मान 9/2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए? फिर कुछ भी चलेगा, पर कितना नहीं चलेगा? 9/2 नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? कारण समझो। अगर मैंने बोला कि a का मान 2 है, b का मान, इसका मान 3 है, बराबर 3 बटे k का मान यदि यहां पर 9/2 होता, 9/2 होता,
तो 2 ऊपर पहुंच जाता, 3 2 जा 6, 6/9 हो जाता, और 2/3 6/9 के बराबर हो जाता। और आप देखें इससे 2/3 बाई बराबर क्या आ गया, 2/3 आ गया। हो गया कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ, इससे तो ये हो रहा है कि A1/A2 बराबर क्या हो रहा है, B1/B2। जबकि अद्वितीय हल की कंडीशन क्या है, समझना ध्यान से। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन ये है कि A1/A2 B1/B2 के बराबर हो ही नहीं सकता। अगर गलती से k का मान 9/2 यहां पर मैंने लिख दिया, तो इससे क्या निकल के आ रहा है, A1/A2 B1/B2 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब उससे कंडीशन खराब हो जाएगी, कौन सी, अद्वितीय हल वाली। अर्थात ये बात फिक्स हो चुकी है कि k का मान 9/2 को छोड़कर कुछ भी रख दो आप, कुछ भी, जैसे कि मान लो 4, लेट अस से 4, k का मान 4 होता। अगर k का मान 4 होता तो 2/3 इज इक्वल टू 3/4। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। तो अद्वितीय हल की कंडीशन बनी हुई है। k का मान 5 रख के देखो, 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/5, बिल्कुल सही है, अद्वितीय हल बना हुआ है। मतलब आप क्या लिखते हैं इसको सॉल्यूशन में, अतः 9/2 के अतिरिक्त या 9/2 को छोड़कर अन्य सभी मानों के लिए समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। समीकरण के कैसे हल होंगे? अद्वितीय हल होंगे। यही अभिष्ट उत्तर है। कितना इंटरेस्टिंग प्रश्न है और कितना आसान सवाल है। सिर्फ एक कंडीशन याद रखनी है और उसको सॉल्व करना है। साथियों, मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन लिखवा रहा हूं इसका। पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। प्रश्न ये है, ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, जरा समझते हैं। 2x + 3y + 5 = 0 और 3x + ky = 5 = 0 में अद्वितीय हल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो अब मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं कि कैसे करेंगे। 2x + 3y + 5 = 0 और 3x + ky + 5 = 0। क्या यही था सवाल? ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि अद्वितीय हल है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको याद है, दिमाग में आपके पिक्चर ये है कि A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। पर ये A1 B1 A2 B2 है क्या, वो तो बताना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, उपरोक्त समीकरण की मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन मानक समीकरण क्या है, ax + by + c = 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ax + by + c = 0। तो यहां से आप लिखेंगे कि a1 = 2, b1 = 3 और c1 = 5। a2 बराबर +3 है, b2 बराबर, देखो b2 का मान क्या है, k है, क्योंकि जो y के गुणा में होगा वही b2 होगा, और c2 बराबर कितना होगा, 5। अब आप क्या लिखेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल की शर्त कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन इज A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब आप लिखते हैं क्या करने पर, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, तो मान रखने पर सब्स्टिट्यूट करने पर, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पर, तो आप मान रखते, तो आप बोलते कि 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/k, 2k इज नॉट इक्वल टू 9, 3 3 9, और k इज नॉट इक्वल टू 9/2। और आप नीचे लिख देते कि अतः k बराबर 9/2 के अतिरिक्त अन्य सभी मानों के लिए, अन्य सभी वास्तविक रियल नंबर्स के लिए, अन्य सभी वास्तविक मानों के लिए समीकरण के कैसे हल होंगे, समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। यही हमारा अभिष्ट उत्तर होगा। हेंस ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट, इंग्लिश में वो एक्सेप्ट वर्ड होता है, एक्सेप्ट वाला नहीं, EXCEPT, एक्सेप्ट, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 9/2, all real numbers except 9/2, this equation will have unique solution। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक आध उदाहरण और लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि मुझे सॉल्व करना है, सपोज कीजिए इसको, और आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 4x + 7y इज इक्वल टू 11 और 9x + ky इज इक्वल टू 5, और उसने आपसे बोल दिया कि कैसे सॉल्यूशन है इसके, अद्वितीय हल है, तो k का मान बताइए। तो आपको क्या करते, वही पूरी कथा से आप पहले मानक समीकरण से तुलना करते,
फिर आप A1 का मान निकालते, B1 का मान निकालते, C1 का मान निकालते यहाँ पर। अब C1 का मान कितना हो जाता है साथियों, जल्दबाजी में गलत मत लिखना, -11, बिकॉज जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपको 11 को उधर लाना पड़ता, तो ये क्या बनता, 4x प्लस 7y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना। तो यहां पर आप ऐसे ही यहां पर आप लिखते a2 इज इक्वल टू कितना होता 9, b2 इज इक्वल टू क्या होता k, और जो c2 इज इक्वल टू होता वो होता -5। और आप कंडीशन लगाते, तो क्या कंडीशन लगाते, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं है। इसका मतलब 4/9 इज नॉट इक्वल टू 7/k। 4k इज इक्वल टू 9 7 63 63, तो k का मान आ जाता है 63/4 के इक्वल नहीं है। मतलब 63/4 नहीं चलेगा, बाकी कुछ भी चलेगा। तो k इज इक्वल टू 63/4 के अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक मानों के लिए समीकरण के अतिरिक्त अद्वितीय हल होंगे, यूनिक सोल्यूशन होंगे। और यही हमारा अभिष्ट उत्तर है। साथियों, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कंडीशन नंबर 1। अब बात करते हैं, जीवन में समस्या का कोई हल नहीं होगा तो क्या करोगे। लेटस से कोई हल नहीं होगा तो दो इक्वेशन है मेरे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। नो सोल्यूशन, जीवन में कोई हल नहीं। जीवन में कोई हल नहीं तो क्या इनका मिलन हो पाया, नहीं। एक दूसरे से बराबर दूरी पे ये चलते रहे, पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। कभी इनका मिलन नहीं हो सकता, अगले जन्म में भी नहीं और कभी भी नहीं। तो आप बोलेंगे कि ऐसी कंडीशन में क्या होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये कंडीशन होती है सर। a1 बाई a2 इज इक्वल टू तो होना चाहिए, इसको कैसे पढ़ेंगे अपनी चालू भाषा में समझना। a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर तो होना चाहिए, पर b1 बटे b2 का मान c1 बटे c2 के बराबर नहीं चलेगा, ऐसा होना चाहिए। तो ये क्या चक्कर है जनाब, जरा समझते हैं उसी एग्जाम्पल को, या कोई एक और एग्जाम्पल लेते हैं लेटेस्ट से। चलिए मैं आपको एक ही एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक ही एग्जाम्पल सर मैं इसलिए लेता हूं ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाएं आपस में, है ना। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। क्योंकि सवाल की मेथड आपको समझ में आ गई, भाषा समझ में आ गई, उसका जो मेन कोर है वो समझ में आ गया, तो फिर कुछ भी पूछे आपसे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सिर्फ संख्या ही तो इधर उधर होंगी। चलिए अब मैं आपसे बोलता हूँ, प्रश्न ने आपसे कह दिया कि यदि इसका कोई हल ना हो, यदि क्या हो, इसका कोई हल ना हो, नो सोल्यूशन, तो आपको क्या बताना है, k की वैल्यू बताइए। ये एक प्रश्न आपसे पूछ लिया, तो जरा समझते हैं। अच्छा, ये सवाल 7 मार्कर में आराम से पूछेंगे की संभावना है, बहुत स्कोप है समीकरण में पूछे जाने का। समीकरण एक बहुत बड़ा चैप्टर है। जो आपके सिक्के वाले सवाल आए हैं वो सिर्फ रेशो अकेले का प्रश्न नहीं है, उसमें रेशो और समीकरण दोनों का जो है वो मिक्सअप है। आपका आया था ना एक थैले में ऐसे ऐसे सिक्के हैं, प्रीवियस ईयर में मेंस के पेपर आपने देखे होंगे, नहीं देखे हो तो वीडियो की जो सीरीज़ है उसमें मैंने फर्स्ट या सेकंड वीडियो है जो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है, पूरे मैंने आपको क्वेश्चंस का एनालिसिस कराया है कि कौन से ईयर में कैसे कैसे सवाल आपको आए हैं, तो उसको ज़रूर देख लेना ताकि आपको आइडिया हो कि हम कौन सी डायमेंशन में पढ़ रहे हैं और क्या चीज़ें हमारे काम की हैं। ठीक है, चलिए भाई अब हम समझते हैं। अगर कोई हल नहीं है तो ये कंडीशन है, इसको बिल्कुल जॉट डाउन कर लीजिए। नो सॉल्यूशन की ये स्थिति है। आप जानते हैं कि सबसे पहले इस इक्वेशन में आप मानक समीकरण से तुलना करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना चाहिए था, उपरोक्त समीकरण की काय से तुलना करने पर स्टैंडर्ड इक्वेशन से मानक समीकरण, और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से क्या करने पर, कंपैरिजन करने पर या तुलना करने पर। तो आप बोलते कि a1 का मान है 2, b1 का मान है 3 और c1 का मान है 5। a2 का मान है 3, b2 का मान है k और c2 का मान है 5, है कि नहीं। अब आपको पता है जनाब की नो सोल्यूशन की कंडीशन है, तो आपको सीधा क्या लिखना था, कोई हल ना होने की शर्त, कोई हल ना होने की शर्त। तो कोई हल ना होने की क्या शर्त होती है, a1 बटे a2 इज इक्वल टू तो होना चाहिए b1 बटे b2 के, पर बराबर नहीं होना चाहिए किसके, c1 बाई c2 के। अब क्या करें, आप उठा के सीधा ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज, मान रखने पर, तो a1 बटे a2 का मान कितना हो गया, 2/3 इज इक्वल टू होना चाहिए 3/k के, पर इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए
5/5 के, ये मतलब है इसका। सही है। अब बताओ भाई क्या करें। अब आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग कहानी है, यहाँ से समझना। ये इसके बराबर होना चाहिए और ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो एक बार आप क्या करो कि 2/3 इज इक्वल टू 3/k के होना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, 2k इज इक्वल टू 3 3 9। तो k का मान जो है वो कितना आ गया, 9/2 आ गया। ठीक है, k 9/2 के बराबर है। अभी तो आपने केवल इस कंडीशन को चेक किया है, अब इन दोनों कंडीशन को चेक करो। अब आप क्या बोलेंगे, इसी प्रकार 3/k इज नॉट इक्वल टू, भाई इधर भी तो आपको देखना पड़ेगा ना, 3/k इज नॉट इक्वल टू 5/5 मतलब कितना हो गया, 1/1 हो गया, पर मैं पूरा ही लिख देता हूं 5/5। फिर हम इसको और आगे सॉल्व करें, 3/k इज नॉट इक्वल टू 1/1, तो आप बोलते कि k इज नॉट इक्वल टू 3। देखना भैया ध्यान से, अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट बात है। पहले इन दोनों को लिया, फिर इन दोनों को लिया, ऐसा ही करना है आपको। अब इसका मतलब समझो आप क्या है, ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है पूरे सवाल की कि k का मान 9/2 निकल के आया था। 9/2 के क्या आया था, बराबर आया था एक कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन में क्या निकल के आया कि k का मान 3 के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरे भाई एक बात बताओ, उसने बोला है कि अगर आप चाहते हो कि कोई हल ना हो, अगर आप चाहते हो कि इस सवाल का कोई हल ना हो, तो k की ऐसी वैल्यू ढूंढ के लाओ। तो आपने बोला ये कंडीशन है, उसमें आपको मिला कि k 9/2 के बराबर हो सकता है और k 3 के बराबर नहीं हो सकता। अब समझना, k 3 के बराबर होना अलाउड है कि नहीं है। आप बोलेंगे सर k 3 के बराबर होना अलाउड नहीं है, k का मान 3 के बराबर होगा तो गलती हो जाएगी, ऐसा अलाउड नहीं है। तो क्या 9/2 होना अलाउड है? आप बोलेंगे ये 3 थोड़ी है, क्या ये 3 है, क्या नहीं है, ये तो 9/2 है। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि 3 होता तो फिर मामला गड़बड़ था। इसका मतलब 9/2 के बराबर होना तो अलाउड हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलेंगे बिल्कुल हुआ। इसका मतलब k का मान 9/2 होगा यदि, तो समीकरण का कैसा हल हो जाएगा, कोई भी हल नहीं होगा, नो सोल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि 9/2 हो सकता है, क्या ये 3 के बराबर है? नहीं। तो 3 के बराबर होना अलाउड था ही नहीं, तो हमने बोला कहाँ हम 3 के बराबर कर रहे हैं, हम तो 9/2 निकाल के लाए हैं। इसका मतलब यही 9/2 क्या है, मान है जिसके लिए इसका कोई हल नहीं होगा। तो आप क्या लिखेंगे, अतः। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, 7 और 10 मार्कर में खूब स्कोप है इसके पूछे जाने का। k इज इक्वल टू 9/2 समीकरण का, पर समीकरण के कैसे हल होंगे, अद्वितीय, कोई हल नहीं होगा, समीकरण के कोई हल नहीं होगा। Hence k is equal to 9/2, hence equations will have no solution when the value of k is equal to 9/2। यही आपका डिजायर्ड आंसर है, दिस इज योर डिजायर्ड सॉल्यूशन एंड फाइनल सॉल्यूशन। अगर आपने इतना कर लिया तो मैं आशा करूंगा ये दोनों कंडीशन ही जरूरी है, तीसरी अनंत हल वाली बिल्कुल आवश्यक नहीं है, आप आराम से छोड़ सकते हैं उसको। ये दोनों कंडीशन आप पढ़ें, यहाँ से प्रश्न आने की भविष्य में बिल्कुल संभावना है, इसीलिए मैंने आपको कराया है एकदम टू द पॉइंट रहते हुए। अनंत हल में मैं आपको बस बता देता हूँ कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और बराबर होता है c1/c2 के। ये है इनफाइनाइट सोल्यूशन की कंडीशन। ठीक है, अनंत हल की ये कंडीशन है। तो साथियों मैं आपसे आशा करूंगा कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न की। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक सवाल और कराना चाहता हूं, एक प्रश्न जहां पर नो सोल्यूशन की हम बात करेंगे। लेट अस से 4x + y = 5 और kx + 6y = 7, और आपसे सवाल ने कहा कि यदि उपरोक्त समीकरण का कोई हल ना हो तो बताइए कि k का वैल्यू क्या होगा। ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लिया, ठीक है। तो आप बोलेंगे सबसे पहले वही कहानी सुनाएंगे, घिसी पिटी, काय से तुलना करने पर, स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना करने पर। ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ पर ax + by + c = 0 होता है, ना कि दोनों में डिफरेंस है। नहीं तो आप आधी नींद में मोबाइल चलाते चलाते दोनों में अंतर समझ लो, ऐसा नहीं लिखा है, ये गलत है, ये सही है। ax + by + c = 0 है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ना कि ax + by = c है। अब मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो a1 = 4, b1 = y का मान 0 मत लिख देना, y के गुणा में कितना है 1, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। और यहाँ c1 का मान गलती से 5 मत लिख दीजिएगा भाई साहब, क्योंकि इधर पहले लाओगे तो ये माइनस होगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये एक्चुअल स्टैंडर्ड रूप क्या है, 4x + y - 5 = 0।
दोनों में डिफरेंस है, बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है। यहाँ पर क्या होगा, 4x होगा, उसके बाद क्या होगा, 4x होगा प्लस y होगा माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखें कि a2 का मान कितना आएगा k, b2 का मान कितना आएगा 6 और c2 का मान कितना आएगा -7। समझ रहे हैं आप मेरी बात, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अब हम क्या बोलेंगे कि कोई हल ना होने की शर्त क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। मैं लैंग्वेज में समय अननेसेसरी ख़राब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मुझे आपको कवर करवानी है, टाइम कम है। मैंने एक क्वेश्चन में पूरी भाषा आपको एक्सप्लेन कर दी है कैसे लिखना है। अब मैं सीधा मान रख रहा हूँ, 4/k इज इक्वल टू 1/6 इज नॉट इक्वल टू -5y-7। अब आप किस किस को लेंगे, 4/k को लीजिए और इज इक्वल टू 1/6 को लीजिए, तो k एकम k और 4 इंटू 6 कितना हो रहा है 24। अब आप किसको लेंगे, इन दोनों को लेंगे, तो 1/6 इज नॉट इक्वल टू -5/-7, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो सॉरी, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखो अब क्या झोल फंसेगा, कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है। बहुत ही अच्छी कंडीशन आ गई है सवाल में, ध्यान से, बिल्कुल पूरा ध्यान इधर रखेंगे। अब मुझे बताओ, इन दोनों को बराबर करोगे कि इन दोनों को बराबर करोगे। समझाता हूं आपको। ए ने कहा कि बी मैं तुम्हारे बराबर हूं और बी ने कहा कि सी मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूं। तो मुझे बताओ कि ए और सी में क्या रिलेशन है। ए ने बोला कि तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा। ए कहता है कि बी तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। ए ने कहा कि मैं तुम्हारे बराबर हूं, मतलब तुम जिसके बराबर हो मैं उसी के बराबर हूं। तुम जिसके बराबर नहीं हो, जब तुम ही उसके बराबर नहीं हो तो मैं उसके बराबर हो सकता हूं कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि जब बी खुद नहीं है तो बी का तो एकदम पक्का दोस्त है ए, तो ए कैसे उससे दोस्ती कर सकता है। तो ए इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू सी। तो आपको यहां पर 4/k को 5/7 के इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको k की दूसरी कंडीशन चेक करनी है। k वाले को ही हम उठाते हैं, तो ये इसके बराबर हो गया। अब इन दोनों को चेक करना पड़ेगा। इनको चेक करोगे तो यहाँ कौन से कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट है, वेरिएबल है ही नहीं। तो अब आपको इन दोनों को चेक करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जब ये इसके बराबर नहीं है, इसका पक्का दोस्त ये है, तो ये उसके बराबर नहीं हो सकता। समझ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात यहाँ से निकल के आई। माइनस से माइनस कटेगा, 5 इंटू के कितना होगा 5 के, ये माइनस माइनस कट जाएंगे सर, 4 इंटू 7 28, और के बराबर नहीं है 28/5 के। अब आप खुद सोच के देखो के क्या कहता है कि मैं 28/5 के बराबर नहीं हो सकता और मैं 24 के बराबर हो सकता हूँ। मतलब 28/5 नहीं चलेगा, पर क्या 24 चलेगा, बहुत जोर से चलेगा। मतलब ये कंडीशन कितने पर सेटिस्फाई करेगी, k इज इक्वल टू 24 इस सवाल का हल होगा। मतलब जब k का मान 24 पुट करूंगा, जैसे ही मैं k का मान 24 पुट करूंगा, करके बता देता हूं, देखो 4/24 बराबर यहाँ पर y का मान 1/6। तो देखो 1/6 के बराबर हो गया कि नहीं। तो a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के, पर बराबर नहीं हुआ c1/c2 के। ये सारी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ऐसी मैं आशा आपसे करता हूँ। ठीक है साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ये आपको जनरली बुक्स में नहीं मिलेंगी, मार्केट में जो नोट्स हैं वहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को आपको नहीं मिलेंगी। हम थोड़ी पॉसिबिलिटी को कवर करते हैं कि कैसे इक्वेशन के प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित, और जो आपके पैटर्न्स को देखते हुए इतने जो 5 साल में मैंने सीखा है आप लोगों के साथ, जो हमने क्लासेस की हैं ऑफलाइन में और तमाम जगह पर, उसके आधार पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये ज़रूर पढ़ के जाना, ताकि आपको एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा कुछ आए तो आप बहुत आगे रहेंगे बाकी लोगों से जिनने ये वीडियो देखा होगा। चलो, अब क्या कह रहा है समीकरण, x इज इक्वल टू 2y को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखिए और a b और c का मान बताइए। ये 3 मार्कर में सवाल आया मेंस 2021 में। तो आप मुझे खुद बताओ कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये तो मानक रूप है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, x माइनस 2y बराबर में कुछ बचा क्या सर, नहीं बचा। भाई जब ये 2y इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 2y इधर आके माइनस हो गया। अब आप मुझे बताओ कि अभी भी ax तो दिख रहा है आपको, ax दिख रहा है, by दिख रहा है, माइनस 2y दिख रहा है, अब c तो है ही नहीं, तो प्लस 0 बराबर 0 लिख दिया आपने। अब आप मुझे बताइए इसको 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई प्लस 0 बराबर 0। अब आप मुझे बताइए कि इसकी तुलना कैसे करोगे आप, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या करिए आपने, तुलना करी, कंपेयर किया, तो a का मान कितना आया 1, b का मान कितना आया -2 और c का मान कितना आया 0। इतनी सी बात वो भाई साहब आपसे कह रहे हैं, सही है।
ये आपने लिख दिया। ये 4 लाइनें आपको मैं फिर समझा चुका हूँ ये बात बहुत अच्छे से कि ये एरो मार्क कर करके आप यहीं कंटिन्यू कर सकते हैं, यहीं कंटिन्यू कर सकते हैं, यहीं कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 लाइन में आराम से कंप्रेस हो जाएगा। ए बी सी का मान आपने लिख दिया बड़ी आसानी से। इसको हम इधर लाए तो ये माइनस हो गया। ऐसा मत कर देना हमारे साथियों, नहीं तो घोर अपराध कर दो आप। x बटे वाई बराबर 2/1, ऐसे काम मत करना। वो पूछ क्या रहा है उसके हिसाब से चलते हैं हम। ठीक है, ax प्लस बी वाई, मतलब इसको इधर लेके आए, दोनों से तुलना करी तो b का मान +2 होगा कि -2, ये गलती मत कर देना, नहीं तो जल्दबाजी में 2 लिख दो आप। -2 होगा। ठीक है, क्योंकि जो आइडियल इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, उसमें प्लस होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, अब आपको कोई इसमें समस्या नहीं होगी मैं उम्मीद करूंगा। एक और सवाल बोला कि 7√5 को 3√5 से गुणा करिए, मल्टीप्लाई करिए। मेंस 2021 का प्रश्न है, 3 मार्कर का, बहुत आसान प्रश्न। आप बोलेंगे 7√5 को आपने मल्टीप्लाई किया 3√5 से। साथ ही स्मार्टनेस वो है जिसमें आप एग्जामिनर को बता पाओ कि देखो भैया हम इसको, आंसर तो एक लाइन में लिख सकते हो आप, लेकिन बात यह है कि आप उसको ऐसे लिखे बताएं कि ताकि वो कन्विंस हो जाए। तो आप क्या बोलेंगे, 7 × 3 इंटू रूट वाली वैल्यूज आपको पता है अंदर चली जाएंगी एक साथ, √5 इंटू √5। कहीं पर अगर √4 लिखा है इंटू √6 लिखा है तो इसका मतलब √4 × 6 भी होता है, आपको पता है। ठीक है, तो आप इसको आप यहाँ पर बता चुके हैं। यहाँ पर ब्रैकेट बता भी सकते हैं कि √a इंटू √b बराबर क्या होता है, √ab होता है ना, ये आपको पता है। बहुत काम करती हैं ये चीज़ें, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना, जो आप साइड में उनको चूकी जमा के बताते हैं कि ये जादू आपने क्या परफॉर्म कर दिया, ये बहुत काम आती हैं ये सब एक्सप्लेनेशन। तो 21 इंटू कितना होगा, 5। आपको पता है अंडर रूट के अंदर दो वैल्यू एक जैसी हो और वो मल्टीप्लाई में हो, ध्यान से सुनना, अंडर रूट के अंदर दो एक जैसी वैल्यू हो लेकिन वो काय में हो, मल्टीप्लाई में, तो सिर्फ एक आदमी बाहर आता है, एक शहीद हो जाता है। 21 5, तो 105 इस सवाल का क्या था, अभिष्ट उत्तर था। ये सवाल आपसे पूछा गया तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको यहाँ पर एक प्रश्न देता हूँ, 6√7 इंटू 4√14। इसको आप सॉल्व करके देखना जरा, सेम पैटर्न पर आधारित सवाल है, देखना जरा कितना आंसर आएगा। ठीक है, 168 √2 आंसर लेके आना है आपको। ठीक है, लेकिन स्टेप लिख के देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और क्या बात दी गई है। चलिए साथियों, तो यहाँ पर हमारी जो चर्चा है वो समीकरण के पहले पार्ट, जिसको आप बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण की, वो समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम वर्ग समीकरण की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। साथियों, हमारा जो प्रयास है मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करना ना भूलें। और हमेशा मैं आपसे कहता ही हूँ कि अपने दोस्तों से शेयर करें सेशंस को, पॉसिबल हो तो स्टेटस बनाएं, अपने साथियों से शेयर करें और हमें बताएं कमेंट करके कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि ये एकदम टू द पॉइंट जो सीरीज़ है वो आपके बहुत काम आएगी और आपके एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स गणित और स्टैट्स वाले पोर्शन में दिलाएगी। हमारा एक चैनल है यूट्यूब का, आपको पता है, 2 दूनी 4 विद विवेक, इसको आप सब्सक्राइब कर लें नहीं किया है तो। और इंस्टाग्राम पेज है जिस पे भी आप जुड़ सकते हैं, एसएससी प्रिपरेशन, जिसमें हम अलग अलग तरह की एग्जाम से संबंधित जानकारियाँ, करंट की कुछ बातें वगैरह आपसे शेयर करते हैं, करंट अफेयर्स और भी चीज़ें। तो आप चाहें तो इन्फॉर्मेटिव रहता है ये, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के सेशन में साथियों इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। पूरी पॉजिटिव एनर्जी से पढ़ाई करिए और उत्साह बनाए रखिए। थैंक यू।